प्रश्न संख्या 3 का पहला, यदि 7 किलोग्राम चावल का मूल्य 147 रुपया है तो 11 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? 210 रुपया में कितना चावल खरीदा जा सकेगा? प्रश्न 3 का पहला का ए, तो 7 किलोग्राम चावल का मूल्य दिया हुआ है, 11 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालना है। तो लिखेंगे 7 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर कितना है? 147 रुपया। 7 किलोग्राम चावल का मूल्य है 147 रुपया। ठीक है, तो पहले हम 1 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालेंगे, तभी 11 किलोग्राम चावल का मूल्य निकल पाएगा। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर हो जाएगा 147/7 रुपया। ठीक है, तो 7 किलोग्राम चावल का मूल्य दिया हुआ है 147 रुपया, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर हो जाएगा 147/7, यानी 147 को 7 से भाग देंगे तो 147/7 रुपया। अब 11 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर हो जाएगा 147/7 गुना 11 रुपया। ठीक है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना आया? 147/7, यानी 147 को 7 से भाग देंगे तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य आ जाएगा। जब 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हमें ज्ञात हो गया है तो 11 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? 1 किलोग्राम चावल का मूल्य गुना 11, यानी 147/7 गुना 11। तो पहले हम 1 किलोग्राम चावल का मूल्य निकाल लेंगे, उसके बाद जितना पूछ रहा है उससे गुना कर देंगे। तो इसको गुना कर देते हैं, तो 7 से ये कट जाएगा, यानी 7 दूनी 14, 7 गुना 1 7, तो 21 आ गया, यानी 1 किलोग्राम चावल का मूल्य आ गया 21 रुपया। देखिए 147 को 7 से भाग देने पे कितना आएगा? 21। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना आ गया? 21 रुपया। तो अब 21 गुना 11 कर देंगे तो 11 किलोग्राम चावल का मूल्य आ जाएगा। तो 21 गुना 11 हम कर लेते हैं, 21 गुना 1 21, 21 गुना 1 21, 1 2 1 3 2, यानी कितना आ गया? 231। 231 रुपया। तो 11 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा? 231 रुपया। तो अब बी हल करेंगे, तो बी में है कि 210 रुपया में कितना चावल खरीदा जा सकेगा। इसमें रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो 210 रुपया में कितना चावल खरीदा जा सकेगा, इसको हम किस तरह ज्ञात करेंगे? तो पहले लिखेंगे 147, अब रुपया को पहले लिख लेंगे। 147 रुपया में 7 किलोग्राम चावल होता है। तो 147 रुपया में 7 किलोग्राम चावल होता है, इस तरह से लिख लेंगे। प्रश्न ए में हम लिखे थे 7 किलोग्राम चावल का मूल्य 147 रुपया। क्यों लिखे थे ऐसा? क्योंकि 11 किलोग्राम का पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 210 रुपया में कितना चावल खरीदा जा सकेगा। तो पहले हम रुपया लिखेंगे, यानी 147 रुपया में 7 किलोग्राम चावल, तो 1 रुपया में, यानी यहाँ पे रुपया पूछ रहा है इसलिए पहले हम 1 रुपया में कितना चावल होगा, उसके बाद ही जब 1 रुपया का निकल जाएगा तो 210 रुपया उसमें गुना कर देंगे। तो 1
रुपया में कितना हो जाएगा? 7/147 किलोग्राम चावल होगा। ठीक है, 147 रुपया में 7 किलोग्राम चावल, तो 1 रुपया में 7/147 यानी 7 किलोग्राम को 147 से भाग दे देंगे तो 1 रुपया में कितना चावल होगा वह निकल जाएगा। ठीक है, यानी 147 रुपया में 7 किलोग्राम चावल होता है, तो 1 रुपया में 7/147, तो 7 किलोग्राम को 147 से भाग दे देंगे तो 1 रुपया में कितना किलोग्राम चावल होगा वह देखिए निकल जाएगा। यहाँ पे निकल गया है 7/147 किलोग्राम 1 रुपया में चावल होगा। अब पूछ रहा है 210 रुपया में, तो 210 रुपया में 7/147 गुना 210, तो 210 रुपया में कितना चावल होगा, कितना किलोग्राम चावल होगा, तो 7/147 गुना 210 किलोग्राम। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 7 से इसको काट लेंगे, 7 दूना 14 यानी 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, 21 7 से 7 दूना 14, 7 गुना 1 7 यानी 21 सत्ते 147 होता है, तो 7 से 147 को भाग देंगे तो 21 यानी 1/21 किलोग्राम चावल होगा 1 रुपया में। अब 21 से इसको काट लेते हैं, तो 21 गुना 10 210, 21 गुना 10 210 यानी कितना आ गया? 10 किलोग्राम चावल होगा। तो 210 रुपया में कितना किलोग्राम चावल होगा? 10 किलोग्राम। ठीक है, तो पहले हम 1 रुपया का निकाल लेंगे कि 1 रुपया में कितना किलोग्राम चावल होगा, तो 7 किलोग्राम को 147 से भाग दे देंगे तो आ गया 1 रुपया में 7/147 किलोग्राम चावल। अब पूछ रहा है 210 रुपया में, तो जब 1 रुपया का मालूम हो गया तो 210 रुपया हम गुना कर देंगे। 210 रुपया में कितना चावल होगा, तो 1 रुपया में जितना किलोग्राम चावल होगा उसमें 210 रुपया गुना कर देंगे, तो 7/147 गुना 210, 7 से 147 21 बार में काट लिए, फिर 21 से 210 10 बार में काट देंगे यानी 10 किलोग्राम चावल होगा। तो जब 147 रुपया में 7 किलोग्राम चावल होता है तो 210 रुपया में 10 किलोग्राम चावल होगा। प्रश्न 3 का 2, एक मजदूर 7 दिन में 560 रुपया अर्जित करता है, 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगा? 8,000 रुपया कितने दिनों में अर्जित करेगा? तो प्रश्न 3 का 2, एक मजदूर 7 दिन में 560 रुपया अर्जित करता है। तो एक मजदूर 7 दिन में 560 रुपया अर्जित करता है, तो 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगा? तो पहले हम एक दिन का निकाल लेंगे, तो एक मजदूर एक दिन में कितना अर्जित करेगा? 560 भागा 7 रुपया। ठीक है, तो 7 दिन में 560 रुपया अर्जित करता है, तो एक दिन में कितना अर्जित करेगा? 560 को 7 से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि 7 दिन में 560 रुपया अर्जित करता है, तो एक दिन में 560 को 7 से भाग देंगे यानी 560/7 रुपया अर्जित करेगा।
तो 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगा? तो लिखेंगे एक मजदूर 30 दिन में 560/7 गुना 30, यानी एक दिन में 560/7 रुपया अर्जित करता है। तो 30 दिन में, एक दिन में जितना अर्जित किया है उसको गुना कर देंगे 30 से, तो पता चल जाएगा कि 30 दिन में कितना अर्जित करता है। तो 7 से देखिए ये कट जाएगा, 7×8 = 56 और 0 है, यानी 560 है तो 80 बार में कट जाएगा। तो 560 को 7 से भाग देंगे तो 80 आएगा, यानी एक मजदूर एक दिन में 80 रुपया अर्जित करता है। ठीक है, 7 दिन में 560 रुपया अर्जित करता है तो एक दिन में कितना हुआ? 80 रुपया। 560 को 7 से भाग देने पर 80 आएगा। अब 30 दिन में तो 80 × 30 यानी कितना हो जाएगा? बराबर हो गया 8×24 यानी 2400। देखिए 8×24 और एक शून्य इसमें है, एक शून्य इसमें है, तो 2 शून्य भी रहेगा। तो 80 × 30 हो गया 2400। तो 30 दिन में 2400 रुपया अर्जित करेगा। तो एक मजदूर 7 दिन में 560 रुपया अर्जित करता है, तो 30 दिन में कितना अर्जित करेगा? 2400 रुपया। अब इसी प्रश्न में कह रहा है कि 8000 रुपया कितने दिनों में अर्जित करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे पैसा पूछ रहा है कि 8000 रुपया कितने दिनों में अर्जित करेगा। तो लिखेंगे, पहले पैसा ही लिखेंगे, 560 रुपया अर्जित ₹560 अर्जित करने में लगता है 7 दिन। ठीक है, 560 रुपया अर्जित करने में कितना लगता है? 7 दिन लगता है। तो 1 रुपया, 1 रुपया अर्जित करने में कितना लगेगा? तो 560 रुपया अर्जित करने में 7 दिन लगता है, तो 1 रुपया अर्जित करने में 7/560 दिन लगेगा। तो 560 रुपया अर्जित करने में कितना लगता है? 7 दिन लगता है। तो 1 रुपया अर्जित करने में 7 को 560 से भाग दे देंगे, तो 7/560 दिन लगेगा। तो पहले हम 1 रुपया का निकाल लेंगे कि 1 रुपया अर्जित करने में कितना दिन लगेगा, तभी 8000 रुपया का निकलेगा। अब कह रहा है कि 8000 रुपया कितनों दिनों में अर्जित करेगा। तो लिखेंगे 8000 रुपया अर्जित करने में कितना दिन लगेगा? तो 7/560 गुना 8000, यानी 1 रुपया अर्जित करने में जितना दिन लगा था उसमें 8000 रुपया गुना कर देंगे, 8000 गुना कर देंगे तो 8000 रुपया कितना दिन में अर्जित करेगा वह निकल जाएगा। तो 7/560 गुना 8000 करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 7×8 = 56। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 7×8 = 56, 8 बार में 56 कट गया 7 से, तो 8 से 800, 8 से 800 100 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया? बराबर, तो 8000 रुपया अर्जित करने में 100 दिन लगेगा। ठीक है, यानी 560 रुपया अर्जित करने में जब 7 दिन लगता है तो 8000 रुपया अर्जित करने में उसको 100 दिन लगेगा। तो जो भी पूछ रहा हो उसी को हम उसी से शुरुआत करेंगे लिखने के लिए। जैसे यहाँ पे 8000 रुपया कितना दिन में
अर्जित करने के लिए पूछ रहा था, तो हम 560 रुपया को पहले लिखेंगे, यानी जो पूछेगा उसको पहले लिख देना है, पहले लिख करके वाक्य बना देना है इस तरह से, फिर एक एक का निकाल देना है, उसके बाद जितना पूछ रहा है उसको गुना कर देना है। प्रश्न संख्या 4 का पहला, यदि 5 किलोग्राम मछली का मूल्य 480 रुपया हो तो 3 किलोग्राम मछली का मूल्य निकालिए। तो प्रश्न 4 का पहला, यदि 5 किलोग्राम मछली का मूल्य 480 रुपया हो तो 3 किलोग्राम मछली का मूल्य निकालना है। तो हम लिखेंगे 5 किलोग्राम मछली 5 किलोग्राम मछली का मूल्य 480 रुपया। 5 किलोग्राम मछली का मूल्य कितना है? 480 रुपया। तो 3 किलोग्राम मछली का मूल्य निकालने के लिए कह रहा है, तो पहले हम 1 किलोग्राम मछली का मूल्य निकालेंगे। तो 1 किलोग्राम मछली का मूल्य बराबर हो जाएगा 480 भागा 5। तो 5 किलोग्राम मछली का मूल्य दिया हुआ है 480 रुपया, तो 1 किलोग्राम मछली का मूल्य हो जाएगा 480 बटा 5, यानी 480 को 5 से भाग देंगे। तो 1 किलोग्राम मछली का मूल्य कितना हो गया? 480 बटा 5 रुपया। अब कह रहा है 3 किलोग्राम मछली का मूल्य निकालिए। तो 3 किलोग्राम मछली का मूल्य बराबर 480 बटा 5 गुना 3, यानी 1 किलोग्राम मछली का मूल्य जितना है उसमें 3 गुना कर देंगे। तो 1 किलोग्राम मछली का मूल्य है 480 बटा 5, तो 3 किलोग्राम मछली का मूल्य 480 बटा 5 गुना 3। तो 5 से 5 नंबर 45, 3 यहाँ 3 इधर गया तो 30 हो गया, यानी 5 छक 30। तो 96 पचे 480 होता है, तो 480 को 5 से भाग देंगे तो 96 आएगा। देखिए 5 नंबर 45, तो 48 में से 45 घटाएंगे तो 3, 3 और 0 कितना हो जाएगा? 30। तो 5 छक 30, यानी 96 आ गया। तो 96 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 तिया 18, 6 तिया 18, 9 तिया 27, 1 28। तो 5 किलोग्राम मछली का मूल्य है 480 रुपया, तो 3 किलोग्राम मछली का मूल्य हो गया 288 रुपया। 288 रुपया। प्रश्न 4 का दूसरा, एक कार 3.1/2 घंटे में 175 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? उसी चाल से 3 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? तो प्रश्न 4 का दूसरा, तो एक कार जो है 3.5 घंटे में 175 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसी चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा जो पूछ रहा है, तो पहले हम लिखेंगे एक कार को 175 किलोमीटर जाने में 3.1/2 घंटे तो एक कार को 175 किलोमीटर जाने में 3.1/2 घंटे लगते हैं। ठीक है।
लगते हैं। तो एक कार को 175 किलोमीटर जाने में कितना घंटे लग रहा है? 3.1/2 घंटे। ठीक है। तो उसी चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो लिखेंगे, तो एक कार को अब तो 175 किलोमीटर जाने में 3.5 घंटे लग रहा है। तो 1 किलोमीटर जाने में 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 3.1/2 भागा 175। तो 175 किलोमीटर जाने में कितना 3.5 घंटे लग रहा है। तो 1 किलोमीटर जाने में, तो पहले हम 175 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि उसी चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो पहले हम लिख लेंगे कि 175 किलोमीटर जाने में 3.5 घंटे लगता है। तो 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? 3.5, यानी 3.1/2 भागा 175। ठीक है, 3.1/2 को 175 से भाग देंगे, तो 1 किलोमीटर जाने में उसको जितना समय लगेगा वह निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे घंटे। तो 1 किलोमीटर जाने में 3.1/2 भागा 175 घंटे। ठीक है। अब कह रहा है कि 50 किलोमीटर की दूरी, तो 50 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? 3.1/2 भागा 175 गुना 50। ठीक है। 1 किलोमीटर जाने में 3.1/2 भागा 175 घंटा लग रहा है। ठीक है। तो 50 किलोमीटर जाने में 3.1/2 भागा 175 गुना 50 कर देंगे, यानी 1 किलोमीटर जाने में जितना समय लगेगा उसमें 50 गुना कर देंगे, क्योंकि 50 किलोमीटर का पूछ रहा है कि 50 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो इसको अब हल कर लेते हैं, तो आ जाएगा उत्तर। तो ये हो गया, देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3×2 = 6, 3×2 = 6, 1 7, तो 7/2 भागा 175 गुना 50, तो बराबर हो गया 7/2 गुना 1/175 गुना 50। तो भाग को हम गुना में बदलेंगे, यानी भाग का चिन्ह हटा करके गुना का चिन्ह देंगे, तो 175 क्या हो जाएगा? 1/175, 1/175। ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, तो 25×2 = 50, 2 से 50 काट लेंगे 25 बार में, 7 से इसको काटेंगे, 7×2 = 14, 7×5 = 35। देखिए 7×2 = 14, 17 में से 14 गया तो 3, तो 3 और 5 मिलके कितना हो गया? 35। तो 7×5 = 35, यानी 25 बार में कट जाएगा। 25×7 = 175 होता है। तो 7 से 175 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। 25 से 25 कट गया, यानी 1 बचा सिर्फ। तो लिखेंगे बराबर 1 घंटा, 1 घंटा लगेगा। ठीक है। तो एक कार को 175 किलोमीटर जाने में 3.5 घंटे लगते हैं, तो 50 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? 1 घंटा। अब इसी में पूछ रहा है कि उसी चाल से 3 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, यहाँ पे आप पूछ रहा है कि 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो लिखेंगे 3.1/2 घंटे में कार 175 किलोमीटर की दूरी
175 किलोमीटर दूरी तो 3.1/2 घंटे में कार जो है 175 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, यानी 3.5 घंटे में 175 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, तो इसीलिए हम पहले घंटा को ही लिखे हैं। तो 3.5 घंटे में 175 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, तो एक घंटा में कार 175, तो 1 घंटा में कार 175 भागा 3.1/2 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो 3.5 घंटे में कार जो है 175 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 1 घंटा में 175 भागा 3.5, यानी 175 को 3.1/2 से भाग दे देंगे, तो 1 घंटा में निकल जाएगा कि 1 घंटा में कार जो है कितना किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 3 घंटे में कार कितना हो जाएगा, 175 भागा 3.1/2 गुना 3, यानी 1 घंटा में जितना किलोमीटर दूरी तय करेगी उससे 3 को गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वह पूछ रहा है। तो 175 भागा 3.1/2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो गया 175 भागा, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 7/2 गुना 3 बराबर, भाग को गुना में बदलेंगे तो 2/7 हो जाएगा, 7/2 है यहाँ पे, तो भाग को गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/7 गुना 3, 7 से इसको काट देंगे, 7 दूना 14, 3 इधर गया तो 35, 7 बचे 35। देखिए 7 से 175 को भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में, 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, तो 25 दूना 50, 50 दिया 150, यानी 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी एक 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इस तरह हम इसको भी हल करेंगे। 3.5 घंटे में कार जो है 175 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटा में 175 को 3.5 से भाग देंगे, तो 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 175 भागा 3.5 गुना 3, यानी 175 भागा 3.1/2 गुना 3, यानी 1 घंटा में जितना किलोमीटर दूरी तय करेगी उसमें 3 गुना कर देंगे, क्योंकि 3 घंटे का पूछ रहा है। तो कितना आ जाएगा, 150 किलोमीटर, यानी 3 घंटा में कार जो है 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। प्रश्न 5 का पहला, 1 दर्जन साबुन की टिक्कियों का भार 1 किलोग्राम 80 ग्राम है, ऐसे 50 साबुन की टिक्कियों का भार निकालिए। तो प्रश्न 5 का पहला,
एक दर्जन साबुन की टिक्कियों का भार 1 किलोग्राम 80 ग्राम है। ऐसे 50 साबुन की टिक्कियों का भार निकालिए। तो एक दर्जन में कितना साबुन होता है? 12। देखिए, एक दर्जन मतलब 12 हो गया, 12 पीस। तो एक दर्जन साबुन मतलब 12 साबुन। तो लिखेंगे 12 साबुन 12 साबुन 12 साबुन की टिक्कियों 12 साबुन की टिक्कियों का भार बराबर कितना है? 1 किलोग्राम 80 ग्राम। तो 12 साबुन की टिक्कियों का भार है 1 किलोग्राम 80 ग्राम। ठीक है। तो 12 साबुन की टिक्कियों का भार दिया हुआ है कितना? 1 किलोग्राम 80 ग्राम। तो ऐसे 50 साबुन की टिक्कियों का भार निकालिए। तो पहले एक साबुन की टिक्कियों का भार निकाल लेते हैं। तो साबुन की एक साबुन की टिकिया का भार बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 80 ग्राम बटा 12। तो 12 साबुन की टिक्कियों का भार दिया हुआ है 1 किलोग्राम 80 ग्राम। तो एक साबुन की टिक्कियों का भार 1 किलोग्राम 80 ग्राम को 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि 12 साबुन की टिक्कियों का भार दिया हुआ है 1 किलोग्राम 80 ग्राम। तो पहले हम एक साबुन की टिक्कियों का भार, एक साबुन की टिकिया का भार निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 1 किलोग्राम 80 ग्राम बटा 12। यानी 1 किलोग्राम 80 ग्राम को 12 से भाग देंगे। तो 50 साबुन की टिक्कियों तो 12 साबुन के टिक्कियों का भार दिया हुआ है। तो पहले हम एक साबुन की टिकिया का भार निकाल लेंगे, उसके बाद 50 साबुन की टिक्कियों का भार कितना हो जाएगा? तो 1 किलोग्राम 80 ग्राम 1 किलोग्राम 80 ग्राम बटा 12 गुना 50। तो एक साबुन के टिक्कियों का भार जितना आया था उसमें 50 गुना कर देंगे, क्योंकि 50 साबुन की टिक्कियों का भार ज्ञात करना है। तो इसको अब, तो 1 किलोग्राम 80 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 किलोग्राम 80 ग्राम को हम पहले किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो देखिए, 1 किलोग्राम जोड़ हो जाएगा 80/1000 किलोग्राम। ठीक है। तो 1 किलोग्राम 80 ग्राम को हम पहले किलोग्राम में बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है। तो पहले ग्राम में बदल लेते हैं, ये ग्राम को किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो 80 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 80 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, यानी 80/1000। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया। तो एक जोड़, अब 8 को 100 से भाग देंगे तो 10 मतलब 0.08।
ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 1.08 किलोग्राम। ठीक है, 1.08 किलोग्राम यानी 80 ग्राम बराबर हो गया 0.08 किलोग्राम। ठीक है, 80 ग्राम बराबर 0.08 किलोग्राम। तो 1 जोड़ 0.08 1.08 किलोग्राम। तो लिख लेंगे यहाँ पे 1.08 बटा 12 गुना 50। तो 1 किलोग्राम 80 ग्राम को हम किलोग्राम में बदल दिए हैं, तो 1.08 हो आ गया है। दो से देखिए कट रहा है, 2 छक 12, 25 दूनी 50, 2 से कट रहा है, 2 छक 12 और 25 दूनी 50, तो 2 से काट लेंगे। अब 6 से इसको काट देंगे, तो 6 से देखिए 108 यानी एक बार में। ठीक है, एक बार में कट रहा है, तो फिर 4 इधर गया तो 8 छक 48, तो 6 से 1.08 को भाग देंगे, तो एक बार में देखिए 1.0 यानी 10 है, तो दशमलव पहले देंगे, तो यहाँ पे 6, 10 में 6 गया 4, ये हो गया 8, 8 छक 48, कितना आ गया 0.18। तो लिखेंगे 0.18 से कट जाएगा। अब 0.18 को 25 से गुना करेंगे, तो 25 गुना 18, तो पहले हम दशमलव हटा करके गुना कर लेते हैं। तो 25 गुना 18 कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 0.5224 यानी 450। तो लिख लेंगे यहाँ पे 450। ठीक है, अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होगा, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे तो 4.50 किलोग्राम आ गया। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। 12 साबुन की टिक्कियों का भार दिया हुआ था 1 किलोग्राम 80 ग्राम, तो एक साबुन का टिक्कियों का भार 1 किलोग्राम 80 ग्राम बटा 12, तो 50 साबुन के टिक्कियों का भार 1 किलोग्राम 80 ग्राम बटा 12 गुना 50। तो 1 किलोग्राम 80 ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लेंगे, तो हो जाएगा 1.08 किलोग्राम। ठीक है, तो 1.08 किलोग्राम बटा 12 गुना 50 कर देंगे, तो कितना आ गया 4.50 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको हम किलोग्राम और ग्राम में बदल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 किलोग्राम और 0.50 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख देंगे 4 किलोग्राम जोड़ 0.50 किलोग्राम। 4.50 किलोग्राम को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 किलोग्राम जोड़ 0.50 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम तो ठीक है, जोड़ हटा देंगे, तो 50 किलो यानी 0.50, तो 0.50 गुना 1000। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो एक पे 2 शून्य आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 गुना 100 500 ग्राम। ठीक है, तो 4 किलोग्राम 5 गुना 100 यानी 500 ग्राम, इसका उत्तर होगा 4 किलोग्राम 500 ग्राम।
तो लिखेंगे यहाँ पे 4 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी 4.50 किलोग्राम बराबर हो गया 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तो 50 साबुन की टिक्कियों का भार कितना आ गया है? 4 किलोग्राम 500 ग्राम। प्रश्न 5 का 2, यदि 156 रुपया में 1 दर्जन कलम खरीदी जा सकती है तो 195 रुपया में कितनी कलम खरीदी जा सकेगी? तो प्रश्न 2, 5 का 2 दिया हुआ है, यदि 156 रुपया में 1 दर्जन कलम खरीदी जा सकती है तो 195 रुपया में कितनी कलम खरीदी जा सकेगी? तो लिखेंगे 195 रुपया में 195 रुपया में 195 रुपया में 1 दर्जन कलम, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस, यानी 1 दर्जन कलम हो गया तो 12 कलम। तो 195 रुपया में 12 कलम 195 रुपया में 12 कलम होती है, यानी होती है या खरीदी जा सकती है, जो भी लिखें, ठीक है। तो 195 रुपया में 12 कलम होती है। तो 1 रुपया में 12/195, यानी 12 को 195 से भाग देंगे तो 1 रुपया में कितना कलम हो जाएगा? 12/195 कलम होगी, ठीक है। तो 1 रुपया में कितना होगा? 12/195 कलम। अब पूछ रहा है 195 रुपया में कितनी कलम खरीदी जा सकेगी, तो लिखेंगे, माफ़ कीजिएगा ये गलत हो चुका है, यहाँ पे 156 लिखना चाहिए था, गलती से हम 195 लिख दिए हैं। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, 156 रुपया में 12 कलम 156 रुपया में 12 कलम होती है। तो 1 रुपया में 12/156 तो 156 रुपया में 12 कलम होती है, यानी 156 रुपया में 1 दर्जन कलम खरीदी जा सकती है। तो उसको हम लिख देंगे 156 रुपया में 12 कलम खरीदी जाती है या होती है, जो भी लिख दें। तो 1 दर्जन में 12 पीस होता है, इसीलिए 12 लिख लेंगे। तो 1 रुपया में पहले निकाल लेंगे कि 1 रुपया में कितना कलम खरीदी जा सकती है। तो 1 रुपया में 12/156, यानी 12 को 156 से भाग दे देंगे। तो अब कह रहा है कि 195 रुपया में, तो लिखेंगे 195 रुपया में 12/156 गुना 195। तो 12/156 गुना 195। तो 12 से देखिए कट रहा है, 12 गुना 1 12, 15 में से 12 गया तो 3, 3 यहाँ पे गया, 3 और 6 36, 12 तिया 36, 13 बार में कट रहा है, ठीक है। 12 से 156 में भाग देंगे तो 13 आएगा। अब 13 से इसको काट देंगे, 13 से ये भी कट रहा है, 13 गुना 1 13, 19 में से 13 गया तो 6, 6 और 5 कितना हो गया? 65। तो 13 बचे 65, यानी कितना हो गया? 15 कलम। तो 195 रुपया में 15 कलम खरीदी जा सकेगी।
तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो 156 रुपया में 12 कलम होती है, ठीक है। तो पहले हम 1 रुपया में निकाल लेंगे कि 1 रुपया में कितना कलम हो। 156 रुपया में 12 कलम यानी 1 दर्जन कलम खरीदी जा सकती है। तो 1 रुपया में 12/156 कलम खरीदी जा सकती है, ठीक है। तो 195 रुपया में कितनी कलम खरीदी जा सकेगी, तो 195 में हो जाएगा 12/156 गुना 195, जो कि आ जाएगा 15, यानी 195 रुपया में 15 कलम खरीदी जा सकेगी।